हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। स्वागत है सभी का कॉमर्स अड्डा 24/7 के इस परिवार में, जहां पे बच्चों आज मैं हर्ष आपको बिजनेस स्टडीज के अंदर आपका चैप्टर नंबर 4 आपको समझाने जा रहा हूं, यानी कि प्लानिंग आज आप लोग समझने जा रहे हैं। राइट, तो फटाफट से अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और बैठ जाइए मेरे साथ पढ़ने के लिए प्लानिंग के चैप्टर को। बेटा इसके पहले मैं आपके लिए एनसीईआरटी रीडिंग के 3 वन शॉट और जो है लेके आ चुका हूं, तो वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो सारे के सारे वन शॉट जो हैं वो देख लिए होंगे और उनको अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा और उन तीनों चैप्टर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप सभी आ चुके हैं प्लानिंग पे, तो मैं आपको प्लानिंग के बारे में बता देता हूं कि जो बेटा आप लोग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मुझसे अभी तक सुनते आ रहे थे ना कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट नाम की भी कोई चीज होती है, उसमें जो पहला फंक्शन होता है बेटा वो प्लानिंग का ही फंक्शन होता है ना। जो प्लानिंग का चैप्टर है ये बेसिकली यहाँ पे आप लोग को प्लान बनाना सिखाते हैं, कितने तरीके के प्लान होते हैं, प्लान कैसे बनाते हैं, प्लानिंग की क्या प्रोसेस है, प्लान्स के क्या लिमिटेशंस हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फीचर्स हैं, सारी चीजें हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलती हैं। और बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लानिंग जो है ना वो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है, यानी कि इसके बाद आपको मैनेजमेंट का दूसरा फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा फंक्शन स्टाफिंग, चौथा फंक्शन डायरेक्टिंग और पांचवा फंक्शन कंट्रोलिंग भी पढ़ना होगा। और ये जब आप सारे चैप्टर्स को कवर कर लोगे, यानी कि ये 5 और ये 3, ठीक है, तो आपके 8 चैप्टर्स बनेंगे जो कि होते हैं बिजनेस स्टडीज में बुक ए, ठीक है, या जिसको आप पार्ट 1 बोलते हो। और उसके बाद शुरू होगा आपका पार्ट बी, यानी कि आप कह सकते हो बुक बी, ठीक है। और यही थी प्लानिंग के बारे में। और बच्चों ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। प्लानिंग को डिटेल में समझते हैं। एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हैं तो साथ ही साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। जहां भी तुमको लगे कि ये कीवर्ड मेरे नोट करने लायक है तो उसको नोट कर लो, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो और कीवर्ड को नोट कर लो अगर तुम्हें लगता है कि नोट करने के लिए जो है जरूरी है मेरा। बाकी मैं तुमको सारे कीवर्ड्स यहाँ पे बताता रहूंगा, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग प्लानिंग का मतलब समझते हैं। बेटा यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी एक ऐसी चीज है जो सीयूईटी में भी काम आएगी, जो क्लास 12 में भी काम आएगी। और हाँ, अगर आप प्लानिंग का वेटेज पूछते हो कि सर प्लानिंग कितने नंबर का आता है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। प्लानिंग आप लगा लो बेटा 4 नंबर का आएगा, ठीक है। 4 नंबर का आना है, 5 आ सकता है, 3 आ सकता है, लेकिन 5 से ज्यादा और 3 से कम नहीं आएगा। मीडियन आप रख लो कि हाँ भाई 4 नंबर का आपका प्लानिंग का चैप्टर आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। आपके बोर्ड्स के एग्जाम में अब एमसीक्यू भी आ सकते हैं, 3 नंबर वाले भी आ सकते हैं, 4 नंबर वाले भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। हो सकता है कि 6 नंबर में एक छोटा सा कंसेप्ट समझाने के लिए आपको कह दिया जाए 2 नंबर के लिए, वैसा भी हो सकता है, कोई उसमें इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप चैप्टर समझ लेंगे तो चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप कर लोगे। फिलहाल प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। बेटा प्लानिंग में आप लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमको क्या करना है एंड हाउ टू डू। बेसिकली प्लानिंग में यही डिसाइड करना है कि हमको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। बेटा किसी भी दुनिया की किसी भी एक्टिविटी को आप उठा के देख लीजिए, वो छोटे से छोटा काम ही क्यों ना हो, जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, इन दोनों कामों में प्लानिंग हो रही है। जो हमारी मम्मी घर पे खाना बना रही है हमारे लिए, वो भी प्लानिंग कर रही है, ठीक है। अगर आप देखो तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है, जैसे अभी क्रिकेट, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता, तो बेटा वर्ल्ड कप जीता वो एक अलग, चलो मतलब उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, बट हर एक मैच के पहले वो प्लानिंग करते होंगे, ठीक है। वो प्लान बनाते होंगे, ठीक है, कि भाई ओपनिंग बैट्समैन कौन होगा, अगर ऐसा हो जाएगा विकेटें गिर जाएंगी तो फिर क्या क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी होगी, मैक्सिमम कितने रन हमें यहाँ पे पिच के हिसाब से बनाने, जो भी उनकी प्लानिंग होती होगी वो करते होंगे, ठीक है। तो प्लानिंग को वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन भी कहा गया है। Before doing something, the manager must formulate an idea of how to work on a particular task. कुछ भी करने से पहले मैनेजर को यह सोच लेना चाहिए कि किसी भी काम को करने का बेस्ट तरीका क्या होता है। Thus, planning is closely connected with creativity and innovation. तो बेटा प्लानिंग बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड होता है क्रिएटिविटी और इनोवेशन से, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नया करना होता है। ध्यान से कीवर्ड्स नोट कर लीजिए, जहां जहां स्टार लगा रहा हूं उसका मतलब है कि ये एक आपके लिए कीवर्ड है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है। ओके, ठीक है। और देखिए ये भी एक लाइन मिल गई मुझे कि प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। हम कहां हैं और हमें कहां जाना है, इस गैप को ब्रिज करता है प्लानिंग। आगे देखते हैं। प्लानिंग इज व्हाट मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स डू। भाई सारे मैनेजर क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, काम तो एम्प्लॉइज करते हैं ना। प्लानिंग दस इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन। देखो बेटा प्लानिंग में आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना है,
एक एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। बेटा कोर्स ऑफ एक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो कि प्लानिंग में आता है, और कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग डिसाइड करते हैं स्ट्रेटजी के अंदर। तो भी आगे आपको स्ट्रेटजी पढ़ाऊंगा, वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, प्लानिंग में क्या करते हैं बेटा, काम कैसे कैसे होना है ये डिसाइड करते हैं, एक्शन डिसाइड करते हैं। ठीक है, प्लानिंग प्रोवाइड्स अ रैशनल अप्रोच फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। देखो बेटा रैशनल का यहाँ पे क्या मतलब है मैं बता देता हूं। रैशनल का मतलब है समझदारी वाला अप्रोच। ठीक है, रैशनल का मतलब है समझदारी वाला अप्रोच आपको अपनाना पड़ेगा, एक रैशनल अप्रोच आपको अपनाना पड़ेगा, ताकि आप पहले से डिसाइडेड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उनको अचीव कर पाओ। बेसिकली बेटा यहाँ पे मेन टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, और उन्हीं को अचीव करने के लिए आप प्लानिंग करते हो। कीपिंग द ऑब्जेक्टिव्स इन व्यू एंड बीइंग इन एक्शन, आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना है और एक्शन करते रहना है, काम करते रहना है। जैसे इस प्लेयर का ऑब्जेक्टिव था बॉल, ये जो बॉल है बास्केट को, ये जो बास्केटबॉल है इसको बास्केट में डालना और एक गोल करना, राइट। तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करके प्लानिंग से खेल रहा है और उस अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा है। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है, द प्लान दैट इज डेवलप्ड has to have a given time frame, but time is limited resource. It needs to be utilized judiciously. ये भी कहा जा रहा है कि बेटा जो प्लान बनते हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बन रहे हैं, और टाइम आप जानते हो सबसे जरूरी जीवन में क्या है, समय। ठीक है, सब कुछ वापस आएगा, समय वापस नहीं आएगा, ये भी आपको पता है। ठीक है, एक बार जो समय हाथ से निकल गया वो वापस नहीं आना है। वही ये कह रहे हैं कि देखो भैया जो भी ऑब्जेक्टिव है उस पर कायदे से काम कर लो। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है बोर्ड्स में 90% लाना, ठीक है, अब बोर्ड्स बार बार नहीं आएगा जीवन में, यही 9 महीने यही 10 महीने आपके पास बचते हैं जहां पे आप बोर्ड्स में 90% के लिए तैयारी कर सकते हो। अगर आप सोचोगे कि मैं जून के बाद 2025 में जून के बाद पढ़ लूंगा, कोई फायदा नहीं होगा, मई के बाद पढ़ लूंगा, कोई फायदा नहीं होगा, बोर्ड सब तक निकल जाएंगे। तो these goals set the targets which need to be achieved and against which actual performance is measured। और बेटा ये जो गोल्स होते हैं ना, ये गोल्स क्या होते हैं बेटा, ये गोल्स होते हैं बेसिकली टारगेट, ये गोल्स होते हैं बेसिकली स्टैंडर्ड जो आप सेट करते हो, जो आप कंट्रोलिंग में जाके मेजर करते हो कि हाँ भाई मेरे जो गोल्स या टारगेट्स हैं वो अचीव हुए या नहीं हुए। आगे देखते हैं। ठीक है बेटा, अब हमारा देखिए ये आप ये बाकी की चीजें हैं ना, यहाँ पे बाकी आपको समझाने की कोशिश की गई है कि वन ऑफ द वेज टू डू सो वुड बी टू डिफाइन प्लानिंग एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव देम। सिंपल सी बात है, देखिए ये लाइन रिपीट हो रही है इसलिए मैं इसको कीवर्ड नहीं कह रहा हूं, बट हाँ फिर भी आपको मतलब समझा देता हूं कि क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा यही हुआ है पूरी लाइन में, आप अगर पढ़ के देखते हो कि प्लानिंग का काम है ऑब्जेक्टिव सेट करना, टाइम पीरियड डिसाइड करना, कोर्सेस ऑफ एक्शन को फॉर्मुलेट करना, फिर उनको अचीव करने के लिए काम करना, फिर अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना, है ना, और अपने गोल्स को अचीव करना। बेसिकली प्लानिंग का यही काम होता है। अभी आ जाते हैं बेटा और प्लानिंग की इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक पे जो है आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस की अगर बात करते हैं कि भाई प्लानिंग क्यों जरूरी है। देखिए इंपॉर्टेंस का मतलब समझ रहे हैं, प्लानिंग से हमको क्या फायदे हैं। कई बार आप लोग इंपॉर्टेंस और फीचर्स में कंफ्यूज हो जाते हो। फीचर्स का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स या खासियतें या खूबियां, और बेटा इंपॉर्टेंस का मतलब है कि उससे हमें फायदे क्या मिल रहे हैं। लिमिटेशंस का मतलब है कि उनकी क्या चीजें लिमिट है, मतलब कहां से हमको वो नुकसान देना शुरू कर देंगी। तो फिलहाल बेटा प्लानिंग में तो इंपॉर्टेंस लिमिटेशन दोनों ही है, आराम से पढ़ेंगे। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। देखो बेटा मैंने आपको बताया कि प्लानिंग जो है ना यार, वो हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर हम प्लान बना लेते हैं और एक प्लान के हिसाब से ही चलते हैं तो हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन पता लग जाती है कि हाँ भाई हमें इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। देखिए बाय स्टेटिंग इन एडवांस, एडवांस में बात करें हाउ वर्क इट इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। Planning ensures that the goals or objectives are clearly stated so that they act as a guide for deciding what action should be taken and in which direction। दोबारा बता दे रहा हूं क्या लिखा हुआ है। लिखा ये हुआ है, देखिए दोबारा से आप देखिए कि क्या लिखा हुआ है। मैं इसको रब कर देता हूं और एक एक चीज आपको कीवर्ड बताता हूं। देखिए लिखा है कि भाई प्लानिंग में ना आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो, आप पहले से ही एडवांस में ही ये सोच लेते हो कि क्या काम होना है, कैसे होना है, तो आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई काम को कैसे किया जाना है। प्लानिंग में आप ये इंश्योर करते हो कि जो आपके गोल्स हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्लियरली स्टेटेड रहे, ठीक है, और आप जो भी प्लान कर रहे हो आप उस पे अड़े रहो, टिके रहो, तो वो प्लान आपको गाइड की तरह काम करेंगे और आपको डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, कि इस सिचुएशन में क्या काम करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन क्रिकेट टीम पूरी प्लानिंग करती होगी कि हाँ भाई अगर विकेटें गिर गई तो कितने रन बनाने हैं, है ना, अगर बॉलर्स नहीं चल पाए, अगर जो है
ज्यादा सिक्स और फोर्स हमारे जो है पड़ गए बॉलर्स के ऊपर, तो क्या करना है, टॉस हारे तो क्या करना है, टॉस जीते तो क्या करना है, प्रॉपर प्लानिंग होती है, ठीक है, हर सिचुएशन के लिए। अगर गोल्स पहले से ही डिसाइड रहेंगे तो एम्प्लॉइज को पता रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में कि उनको क्या करना है और कैसे करना है। इफ गोल्स आर वेल डिफाइंड, एम्प्लॉइज आर अवेयर ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू एंड व्हाट दे मस्ट डू टू अचीव दीज गोल्स, कि गोल्स को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग से अनसर्टेनिटी के जो खतरे हैं वो कम होते हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग से जो अनसर्टेनिटी के खतरे हैं वो कम हो जाते हैं, यानी कि आप अनसर्टेनिटी से दूर हो जाते हो। सर अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है, क्या मतलब होता है बेटा? बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर मैंने आपको अनसर्टेनिटी का मतलब बताया था कि कल क्या हो जाए पता नहीं। देखिए कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता, लेकिन प्लानिंग करके आप अनसर्टेनिटी के रिस्क को कम तो कर सकते हो ना। देखिए मैंने क्या बताया था, आपको एग्जांपल दिया था। देखिए तूफान आना होगा तो तूफान आएगा, तूफान से नुकसान भी होगा। हम प्लानिंग करके क्या कर सकते हैं, तूफान से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं, दैट्स ऑल। तो प्लानिंग इज एन एक्टिविटी व्हिच इनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटीसिपेट चेंजेस। प्लानिंग क्या है? एक एक्टिविटी है जिसमें जो मैनेजर है वो आगे की बात कर सकता है और चेंजेस को एंटीसिपेट कर सकता है कि आगे आने वाले बिजनेस एनवायरनमेंट में ये चेंजेस हो सकते हैं। वो डिसाइड कर सकता है एडवांस में कि क्या क्या काम करना है। प्लानिंग शोज द वे टू डील विद चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स। तो बेटा प्लानिंग आपको एक रास्ता दिखाता है कि कैसे आप अनसर्टेन इवेंट से डील कर सकते हो। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। देखो बेटा यहां पे लिखा हुआ है कि जब आप प्लानिंग करते हो ना तो आप कोऑर्डिनेशन करते हो। प्लानिंग सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स। प्लानिंग जब आप करते हो तो उसमें एक चीज और लिखी होती है कि आपको कोऑर्डिनेशन करना है, अलग अलग लोगों के बीच में होना चाहिए कोऑर्डिनेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में होना चाहिए और अलग अलग डिविजन्स के बीच में होना चाहिए। बेसिकली जब आप ये कोऑर्डिनेशन कर लेते हो कि किसका क्या काम है, कौन वो काम कब करेगा, तो उससे क्या होता है, आप कंफ्यूजन को अवॉइड कर पाते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर पाते हो। Since planning ensures clarity in thought and action, work is carried on smoothly without interruption. प्लानिंग में साफ साफ ये लिखा होता है बच्चों, जब आप प्लान बनाते हो तो साफ साफ ये लिखा होता है कि आपको क्या काम कैसे करना है, एक्शन क्या क्या लेने हैं, तो सारा काम स्मूथली चलता रहता है और इंटरप्शन यानी कि रुकावटें, बाधाएं या डिस्टर्बेंस नहीं होता है। यूजलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटीज आर मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड। अगर आप कोई यूजलेस एक्टिविटी कर रहे हो तो उसको कम करा जाता है, समझ रहे हो? कोई आप यूजलेस एक्टिविटी कर रहे हो, कोई आप बेकार के काम कर रहे हो तो प्लानिंग में उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। देखो जब आप प्लानिंग करते हो ना तो आप नए नए आइडियाज पे बात करते हो। देखो जैसे मान लीजिए दोस्तों में प्लानिंग हो रही है, यार आज घूमने कहाँ चला जाए, 4-5 दोस्त आपस में साथ में खड़े हुए बातचीत कर रहे हैं, यार आज घूमने कहाँ चला जाए। अब कोई कह रहा है यार वाटर पार्क चल देते हैं यार, नया खुला है। कोई कहता है यार वो कल की मूवी आई है यार वो देखने चल देते हैं। कोई कह रहा है यार ना नेटफ्लिक्स एंड चिल कर लेते हैं घर पे बैठ के। कोई कह रहा है कि यार थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है, ढाबे आबे चल देते हैं, वहां से खाना खा के आएंगे। 4 दोस्त चारों अलग अलग आइडियाज लेके आ रहे हैं। अब क्या करना पड़ेगा सर? अब जिसका आइडिया बेटर है उस पर राजी हो जाएंगे। मान लीजिए सबने कल की मूवी नहीं देखी है, सबको कल की देखने का मन है, देख आएंगे जाके, ठीक है। तो सिंपल है, अगर गर्मी बहुत पड़ रही है तो वाटर पार्क चले जाएंगे। मतलब चारों जिस चीज पे डिसाइड कर लेंगे वो चीज वो लोग कर लेंगे। सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, न्यू आइडियाज कैन टेक द शेप ऑफ कंक्रीट प्लान। नए नए आइडियाज आ सकते हैं और वो प्लान बना सकते हैं, ठीक है। किसी भी मैनेजमेंट के लिए ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग एक्टिविटी है कि वो प्लान बनाए फ्यूचर एक्शंस के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में आप डिसीजन लेते हो। सर क्या डिसीजन लेते हो? प्लानिंग में आप ये डिसीजन लेते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट एंड मोस्ट सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन क्या है या अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर। प्लानिंग हेल्प करता है मैनेजर को फ्यूचर में देखने के लिए एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंग्स वेरियस अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। और अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन। मैंने आपको क्या बोला, किसी ने कहा कल की देखने चलेंगे, किसी ने कहा वाटर पार्क चलेंगे, किसी ने कहा कि नेटफ्लिक्स एंड चिल कर लेते हैं, है ना, और किसी ने कहा कि यार लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। अब इसमें से जो मोस्ट सूटेबल होगा ना कि हाँ भाई चलो मूवी देख लेते हैं कल की, तो जो मोस्ट सूटेबल होगा वो काम हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? जो मोस्ट सूटेबल होगा, ठीक है। और प्लानिंग में आप यही करते हो कि मोस्ट सूटेबल को सेलेक्ट करते हो, बात खत्म,
ठीक। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। देखो बेटा, प्लानिंग में ही आप प्लान बनाते हो, प्लानिंग में ही आप अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करते हो, और कंट्रोलिंग में जाके आप इन स्टैंडर्ड्स को चेक करते हो कि भैया मेरे जो ये स्टैंडर्ड थे ये कंप्लीट हुए या नहीं हुए। ठीक है, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। देखिए, प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑफ गोल्स। The entire managerial process is concerned with accomplishing predetermined goals through planning, organizing, staffing, directing and controlling। क्या लिखा हुआ है कि प्लानिंग में आप गोल्स डिसाइड करते हो। प्लानिंग में जब प्लान बनाओगे तभी तो आप आगे की ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करोगे। प्लानिंग में गोल्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं जो आगे चल के एक्चुअल परफॉर्मेंस पे मेजर होते हैं। देखो, मैंने सोचा कि मैं बोर्ड्स में 90% लाऊंगा, तो ये मेरे हैं प्लान। अब जब मेरे हाफ ईयरली के पेपर हुए तो मैं अपना चेक करूंगा कि ये प्लान अचीव हुआ कि नहीं। पता चला मेरे आए 80, तो मैं देखूंगा अरे यार ये तो अचीव नहीं हो पाया। ठीक है, मेरे प्री बोर्ड हुए, मेरे आए 85, अरे यार ये तो अचीव नहीं हो पाया। ठीक है, फिर मैंने और मेहनत की, फिर मैं आया 90% पे बोर्ड्स में, अरे यार ये तो अचीव हो गया। आप समझ रहे हो मेरी बात कि यहाँ पे क्या कहानी कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि हाँ भाई यहाँ पे बात हो रही है कि आपने क्या करना है, आपने परफॉर्मेंस को मेजर करना है, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है। चलिए आते हैं प्लानिंग के फीचर्स पे। ठीक है, ओके, ठीक है जी। प्लानिंग के फीचर्स पे आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग के फीचर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहला फीचर जो प्लानिंग का होगा वो क्या होगा, और हाँ भैया अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बेटा तो वो इंपॉर्टेंस से थोड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन भैया फीचर्स से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े क्वेश्चन मतलब आते ही आते हैं, आप ये लगा लीजिए, और एमसीक्यू में तो भरे हुए हैं। तो प्लानिंग के जो फीचर्स है ना, यहाँ पे कीवर्ड्स भर भर के मिलने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल आराम से बैठ के सारे कीवर्ड्स को अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। सबसे पहले आते हैं बेटा, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का एक काम है बेटा, प्लान क्यों कर रहे हैं बात बताओ, प्लान क्यों कर रहे हैं, सोचो, घर पे बैठे हो ना, सोचो प्लान क्यों कर रहे हैं। अरे भाई सर प्लान कर रहे हैं ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। तो पहला फीचर तो यही है कि प्लानिंग से ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप विद अ जनरल पर्पस। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक जनरल पर्पस है। Specific goals are set out in the plans along with the activities to be undertaken to achieve the goals। ठीक है, स्पेसिफिक गोल्स डिसाइड किए जाते हैं और इन गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करी जाती है। Thus planning is purposeful. Planning has no meaning unless it contributes to the achievement of predetermined organizational goal। प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है, क्या लिखा हुआ था इस लाइन में जो मैंने आपको पढ़ के बताई, कि प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है until and unless प्लानिंग से ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव ना हो पाए। अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो रहे हैं तो प्लानिंग का मतलब ही मतलब है। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है बेटा, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। प्लानिंग क्या है सर, प्लानिंग ना सर मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन का मतलब है कि प्लानिंग ही बेस बनाता है बाकी के फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए। प्लानिंग लेज डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्लानिंग क्या बनाता है सर, प्लानिंग एक बेस बनाता है बाकी के अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए, यानी कि प्लानिंग वो नींव है जिसके ऊपर बाकी के मैनेजमेंट के फंक्शंस की जो है दीवार, मजबूत मकान खड़ा होता है। ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान्स ड्रॉन। जितने भी अदर मैनेजरियल फंक्शंस हैं वो प्लान्स के अकॉर्डिंग, प्लान्स के इर्द गिर्द, मतलब ये समझ लीजिए ये अगर प्लान है तो इसके अराउंड ये जो है रिवॉल्व करते रहते हैं। मतलब प्लानिंग ही वो बेस है जो यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है और इसके अराउंड आपके सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, मतलब प्लानिंग से रिलेटेड ही सारे काम हो रहे हैं। प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शंस। बेटा ये सारे कीवर्ड हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। प्लानिंग लेज डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज द फ्रेमवर्क, प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शन। ठीक है, चलिए है ना, आगे देखते हैं। प्लानिंग इज परवेसिव। देखो भैया ये तो मतलब ये तो फीचर देख रहे हो, प्लानिंग इज परवेसिव एंड प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। एक बात समझो, मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस, ठीक है, वो परवेसिव भी हैं और कॉन्टिन्यूअस भी हैं। ये बात आप लोग लिख के ले लीजिए, मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के सारे फंक्शन परवेसिव भी हैं और कॉन्टिन्यूअस भी हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इसी वजह से प्लानिंग भी परवेसिव है। सर प्लानिंग परवेसिव का मतलब होता क्या है, आप लोगों को पहले भी बताया था। परवेसिव का मतलब होता है कि बेटा कोई चीज पूरी दुनिया में पूरी हर तरीके की एक्टिविटी में काम आ रही है, यानी कि यूनिवर्सल इन नेचर है। मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन वो प्लानिंग से बच नहीं सकता है। ठीक है ना,
मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन हो वो प्लानिंग से बच नहीं सकता है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लानिंग मैनेजमेंट का कोई भी लेवल हो वो प्लानिंग से बच नहीं सकता। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होती है। ठीक है ना? हाँ, प्लानिंग का जो स्कोप है वो अलग अलग लेवल्स के लिए अलग अलग होगा। जैसे टॉप मैनेजमेंट जो है वो पूरी कंपनी के लिए प्लान बनाएगा, मिडिल लेवल मैनेजर जो है वो अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लान बनाएगा। फॉर एग्जांपल, द टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक्स द प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, मिडिल मैनेजमेंट डज द डिपार्टमेंटल प्लानिंग, एट द लोवेस्ट लेवल डे टू डे ऑपरेशनल प्लानिंग इज डन बाय सुपरवाइजर्स। क्या लिखा हुआ है? टॉप मैनेजमेंट जो होगा वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान बनाएगा, मिडिल मैनेजमेंट जो होगा वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए प्लान बनाएगा, और लोअर लेवल जो होगा वो डे टू डे के प्लान्स बनाएगा, मतलब रोजाना एक्टिविटीज जो की जा रही है उनके ऊपर प्लान बनाएगा। प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेटा प्लान आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फॉर अ मंथ और अ क्वार्टर और फॉर ईयर। प्लान बेटा कॉन्टिन्यूअस है। सर क्यों? क्योंकि देखो बेटा कभी भी ऑब्जेक्टिव खत्म नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशन के। मैनेजमेंट करना पड़ेगा तो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस करने पड़ेंगे। देखिए, प्लान हर पीरियड के लिए बनता है। देयर इज नीड फॉर अ न्यू प्लान टू बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट्स एंड फ्यूचर कंडीशंस। हमेशा प्लान्स की जरूरत पड़ती है नए फ्यूचर कंडीशंस के हिसाब से और नई रिक्वायरमेंट के हिसाब से। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। And continuity of planning is related with planning cycle. It means that a plan is framed, it is implemented and is followed by another plan and so on. Plan बनता है, प्लान इंप्लीमेंट होता है, प्लान फॉलो होता है और फिर दोबारा नया प्लान बनता है। आप समझ रहे हो? और ये साइकिल जो है आपकी चलती रहती है, फिर दोबारा नया प्लान बनता है, फिर यही होता है, फिर यही होता है, फिर यही होता है। ये साइकिल हमेशा चलती रहती है, इसलिए प्लानिंग को कंटिन्यूअस कहा जा रहा है। अगला है बेटा, अगला जो फीचर है वो कह रहा है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग कहता है अरे आगे क्या करना है इसके बारे में बात करो भैया। प्लानिंग फ्यूचर के बारे में बात करता है। प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग में बेसिकली आप फ्यूचर की बात करते हो। द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग में क्या करना चाहते हो आप? बेसिकली प्लानिंग में आप फ्यूचर इवेंट्स के बारे में डिसाइड करना चाहते हो। ठीक है, प्लानिंग इज देयरफॉर रिगार्डेड एज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। प्लानिंग क्या है? एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, आगे देखने के लिए फंक्शन है। और प्लानिंग में आप फोरकास्टिंग करते हो कि फ्यूचर में आपको क्या क्या काम करना है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसी हिसाब से प्लान बनाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 6 है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या करते हो बेटा आप प्लानिंग के अंदर डिसीजन लेते हो। प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स चॉइस फ्रॉम अमंग वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड एक्टिविटीज। प्लानिंग में बेसिकली आप क्या करते हो बेटा? प्लानिंग के अंदर आप डिसीजन लेते हो। ठीक है सर, कैसी डिसीजन लेते हो? आप डिसीजन लेते हो कि भाई मेरे लिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। इफ देयर इज ओनली वन पॉसिबल गोल और अ पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, देयर इज नो नीड फॉर प्लानिंग बिकॉज देयर इज नो चॉइस। देखिए क्या कहा गया है, बात को समझना बच्चों। अगर काम को करने का एक ही तरीका होगा तो प्लानिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर वही तरीका फॉलो करते रहो। प्लानिंग करने की जरूरत तो तब पड़ती है जब काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं और हमको एक तरीके को मतलब चुनना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्लानिंग प्रीसपोजेस द एक्सिस्टेंस ऑफ अल्टरनेटिव्स। प्लानिंग्स में आप अल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश करते हो। ये अल्टरनेटिव्स जो होते हैं आप उनको एग्जामिन करते हो, इवैल्यूएट करते हो और फिर आप बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करते हो। प्लानिंग thus involves thorough examination and evaluation of each alternative and choosing most appropriate one। समझ गए ना बच्चों कि प्लानिंग के अंदर क्या करते हो? आप एग्जामिनेशन करते हो, इवैल्यूएशन करते हो मोस्ट अमेजिंग अल्टरनेटिव का, एंड देन यू विल चूज द वन अल्टरनेटिव फॉर योर फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन। एंड प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। बेटा प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज का क्या मतलब है? यहाँ पे कीवर्ड्स देता हूं आपको, नोट कर लो फटाफट से। प्लानिंग में आप दिमाग लगाते हो। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ द माइंड। प्लानिंग कोई गेस वर्क नहीं है, प्लानिंग कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है, प्लानिंग कोई जुमला नहीं है, जोक नहीं है। प्लानिंग करने के लिए दिमाग खर्च करना पड़ता है, जिसमें फोर साइटेडनेस यानी कि दूर की देखने की क्षमता, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन, साउंड जजमेंट लगती है। ये आपके लिए कीवर्ड है, ये जो 3 लाइन है। इट इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रेदर देन डूइंग। बेसिकली प्लानिंग क्या है बेटा? एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, यहां पे काम किया जाता है,
सोचा नहीं जाता है उसके बारे में। एक और कीवर्ड, प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रादर देन द गेस वर्क और विशफुल थिंकिंग। प्लानिंग में आपको एक लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, एक सिस्टमैटिक थिंकिंग चाहिए। गेस वर्क करने से काम नहीं चलता है प्लानिंग के अंदर। समझ गया बच्चा पार्टी? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग की। देखिए हम लोग को बेटा अभी लगभग 25 मिनट हो गए सेशन पढ़ते पढ़ते, बट अभी हमारे फीचर्स और इंपॉर्टेंस ही नहीं खत्म हुए। आप लोग खुद सोच सकते हो कि इस चैप्टर के अंदर फीचर्स, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए डिटेल में यहां पे एक्सप्लेनेशन है। प्लानिंग में बेसिकली लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहला बेटा, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। देखिए यहां पे ये कहा जा रहा है ना बच्चों कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर अपने पुराने प्लान पे टिका रहेगा तो वो रिजिडिटी क्रिएट करता है। मैं आपको देता हूं कीवर्ड, ठीक है। देखिए, these plans then decide the future course of action and manager may not be in a position to change it। देखिए ये जो प्लान्स बनते हैं, हो सकता है कि जो मैनेजर है वो इस पोजीशन में ना रहे कि वो इन प्लान्स को चेंज कर पाए। ऐसा हो सकता है कि जो मैनेजर है वो इस पोजीशन में ना रहे कि वो इन प्लान्स को चेंज कर पाए। इससे क्या होगा? इससे एक तरीके की रिजिडिटी क्रिएट होगी। ठीक है, मैनेजर्स को करना क्या चाहिए? मैनेजर्स नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजर्स को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए टू बी एबल टू कोप विद द चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस। मैनेजर्स को बदलते हुए सर्कमस्टेंसेस के साथ कोप करना चाहिए, यानी कि डील करना चाहिए और अपने प्लान्स को रिजिड नहीं होने देना चाहिए। प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। बड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, बड़ा ही लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, ये वाला देख सकते हो ना, यहां से यहां तक। ठीक है, और भी होगा, हाँ जी, यहां से यहां तक है। तो देखते हैं कौन सा हेडिंग है यार। ये हेडिंग है जिसका नाम है प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग हो सकता है डायनामिक एनवायरनमेंट में काम ना करे। सुनिएगा बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहां पे ये लिखा हुआ है कि प्लानिंग जो है बहुत ज्यादा चेंजिंग इन्वायरमेंट में काम नहीं करेगा। आपका जो भी आपने प्लान बनाया ना, अगर वो इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा चेंज होते रहेंगे ना तो वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप एक प्लान बनाओगे, आप कहां तक प्लान चेंज करते रहोगे? लिमिटेशन ही तो है। आप मुझे बताओ बेटा, आप एक बिजनेस चला रहे हो और बहुत सारे चेंजेस आपके बिजनेस में हो रहे हैं। You will not be able to change the plans too frequently। आप इतने काबिल नहीं हो कि आप रोज अपने प्लान को चेंज करते रहोगे, फिर उनको इंप्लीमेंट करते रहोगे। ठीक है ना? तो वो वाली चीज हो जाती है कि हाँ भैया, ठीक है, कि हाँ भैया क्या कहानी है कि भैया प्लान, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं बट हम अपने प्लान को चेंज नहीं कर पा रहे, एंड इससे ही प्लानिंग आपके काम नहीं करेगी। देखिए लिखा हुआ है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनेमिक है। नथिंग इज कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। एनवायरनमेंट के अंदर अलग अलग डायमेंशंस हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फिजिकल, लीगल, सोशल। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को कॉन्स्टेंटली अडॉप्ट करते रहना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टेंटली अडॉप्ट करने के लिए आपको प्लान बनाने पड़ेंगे। तो ये बहुत दिक्कत हो जाता है कि आप फ्यूचर ट्रेंड्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाए या मॉडिफाई कर पाए। ठीक है, कंपटीशन इन द मार्केट ऑल्सो अपसेट फाइनेंशियल प्लान। अगर मार्केट में आपने प्लान बनाया है लेकिन मार्केट में अचानक से एक कंपटीशन आ गया तो भी आपके प्लान्स बिगड़ जाएंगे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, सेल्स टारगेट में हैव टू बी रिवाइज्ड। सेल्स टारगेट को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, कैश बजट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग। प्लानिंग में आप सब कुछ नहीं देख सकते हो आगे का ना कहीं तो धोखा खाओगे, कहीं ना कहीं तो रुकावटें आएंगी। तो वही लिखा हुआ है। चलिए, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग से क्रिएटिविटी कम हो जाती है। सर क्रिएटिविटी कैसे कम हो जाती है? देखो यार, मान लीजिए मैं मैनेजर हूं, मैंने एक प्लान बनाया, मैं कहूंगा ना कोई बदल ही नहीं सकता, मैं इसी प्लान को फॉलो करूंगा, कोई मेरे इस प्लान को बदल नहीं सकता। तो उससे प्लानिंग क्या हो जाती है? प्लानिंग की क्रिएटिविटी कम हो जाती है। तो प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट, यूजुअली द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जस्ट इंप्लीमेंट दिस प्लान। प्लानिंग करता है टॉप मैनेजमेंट, बाकी के एम्प्लॉइज उस प्लान को फॉलो करते हैं। As a consequence, middle management and other decisions makers are neither allowed to deviate from plan, nor they are permitted to act on their own. इसका रिजल्ट क्या रहता है? देखो बेटा, जब टॉप मैनेजमेंट प्लान बनाता है और बाकी के लोग उसको फॉलो करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या रहता है? बाकी के लोगों को अलाउ नहीं किया जाता कि वो अपने प्लान्स को चेंज कर सकें या अपने हिसाब से काम कर सकें। इससे कि जो उनके अंदर की क्रिएटिविटी होती है वो खत्म हो जाती है या खो जाती है। ठीक है, वो सिर्फ ऑर्डर मानते हैं। Thus planning is a way to reduce creativity since people tend to think along same lines as others. There is nothing new or innovative. क्या कहा जा रहा है?
कहा यह जा रहा है कि बेटा प्लानिंग के अंदर आप कुछ भी नया नहीं करते हो, प्लानिंग के अंदर वही पुरानी चीजें आप करते रहते हो। अगर आप टॉप मैनेजमेंट के प्लान्स के हिसाब से चलते हो, यू ओनली टेक ऑर्डर्स, यू डू नथिंग न्यू। एंड द नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। भैया देखो, जो प्लान बनाए जाते हैं उनमें पैसा बहुत खर्च होता है। फॉर्मुलेशन में व्हेन प्लान्स आर ड्रॉन अप, ह्यूज कॉस्ट आर इन्वॉल्व्ड इन देयर फॉर्मुलेशन, बहुत पैसा खर्च होता है, टाइम भी बहुत खर्च होता है, पैसा भी बहुत खर्च होता है। जैसे कि अगर आपको फैक्ट्स कितने एक्यूरेट हैं ये चेक करना है तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, डिटेल्ड प्लान्स रिक्वायर साइंटिफिक कैलकुलेशंस टू असर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो आप डिटेल्ड प्लान्स बनाओगे उसमें साइंटिफिक कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, जिसमें फैक्ट्स और फिगर्स आपको बार बार चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स बुलाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको बोर्ड रूम मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, डिस्कशंस करने पड़ेंगे, प्रोफेशनल से, एक्सपर्ट से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, जिसमें बड़ा खर्चा हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो भैया प्लानिंग करने के लिए बड़ा ही खर्चा होता है। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जी हाँ, कभी कभी प्लान्स बनाने में बहुत समय लग जाता है और उनको इंप्लीमेंट करने के लिए टाइम ही नहीं बचता है। ऐसा भी होता है भैया कि प्लानिंग इतनी कर ली कि उनको इंप्लीमेंट करने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं बच रहा है। एंड द लास्ट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। देखिए बेटा, आपने सोच लिया है कि मेरे 90% आने चाहिए, ठीक है, आपने सोच लिया है कि मेरे 90% आने चाहिए, लेकिन आप सिर्फ सोच के बैठे हो, काम तो कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, इन दैट केस जरूरी नहीं है कि प्लानिंग से सक्सेस भी मिल जाए। ये कहीं नहीं लिखा है कि प्लानिंग से सक्सेस मिल सकती है। हो सकता है कि आप फेलियर की ओर आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ सोच के बैठे हो। द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपरली ड्रॉन अप एंड इम्प्लीमेंटेड। जब प्लान कायदे से बनेंगे और जब प्लान कायदे से इंप्लीमेंट होंगे, तब जाके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगी। ठीक है बच्चों, मैनेजर्स हैव a tendency to rely on previously tried and tested successfully plans। मैनेजर्स करते क्या है? जो प्लान्स पहले बन चुके हैं, जो प्लान्स पहले सक्सेसफुल हो चुके हैं, उन्हीं पे टिके रहते हैं, उन्हीं पे अड़े रहते हैं। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज अ प्लान हैज वर्कड बिफोर इट विल वर्क अगेन। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई प्लान पहले काम किया था तो वो अभी भी काम करेगा, राइट? तो ये हो जाते हैं बेटा प्लानिंग के लिमिटेशंस। जब मैं आपको चैप्टर की समरी पढ़ाऊंगा ना, तो आपको क्या करूंगा, एक बार सारे टॉपिक्स, एक बार सारे इंपॉर्टेंस, फीचर, लिमिटेशंस के पॉइंट एक बार दिखा दूंगा, तो आपको दोबारा से रिवीजन हो जाएगा इसी वन शॉट के अंदर। फिलहाल हम लोग प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ लेते हैं। देखो बेटा, प्लानिंग की प्रोसेस में सबसे पहले आप इसका निमोनिक याद कर लो, एस डाइज एफ। ठीक है, ठीक है, आप एस अलग कर लो, डाइज अलग कर लो, एफ अलग कर लो। क्या लिखा हुआ है? एस का मतलब सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डी का मतलब डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आई का मतलब आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, ई का मतलब इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, एस का मतलब सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव, आई का मतलब इंप्लीमेंटिंग द प्लान और एफ का मतलब फॉलो अप एक्शन। बेसिकली सबसे पहले आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को अपने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं। क्या करने होते हैं? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं। ठीक है, the first step and foremost step is setting objective. Every organization must have certain, कुछ हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स जो होने चाहिए वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनने चाहिए। ठीक है, एंड ईच डिपार्टमेंट और यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम कैसे होना है, क्या अचीव करना है। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा क्या है बेटा? दूसरा हमारा, एक तो सबसे पहले क्या हो गया, आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए। दूसरा क्या है बेटा? डेवलपिंग प्रीमाइसेस। ठीक है, हाँ, ये भी लिखा हुआ है कि इफ द एंड रिजल्ट इज क्लियर इट इज बिकम इजियर टू वर्क टुवर्ड्स द गोल। अगर आपको क्या हासिल करना है ये पता लग जाए तो काम करना आसान हो जाता है, इसलिए सेटिंग ऑब्जेक्टिव करना जरूरी है। फिर आप क्या करते हो? फिर आप प्रीमाइसेस को डेवलप करते हो। ठीक है, प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद द फ्यूचर व्हिच इज अनसर्टेन एंड एवरी प्लानर इज यूजिंग कंजेक्चर अबाउट व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर। देखो बेटा, प्लानिंग बात करता है फ्यूचर की, और जब भी आप फ्यूचर के कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हो तो आप हर उस पॉसिबिलिटी को जानने की कोशिश करते हो कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है ना? अगर आप लोगों ने एक वेब सीरीज है अगर देखी होगी, मनी हाइस्ट, ठीक है, तो आप लोग इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आपने देखी होगी, मनी हाइस्ट में यही तो कहता है ना, जो वहां पे प्रोफेसर होता है
तो बेसिकली मैं आपको बहुत एक लाइन में मतलब बहुत शॉर्ट में मतलब समझा देता हूं। एक प्रोफेसर है और इसके कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये प्रोफेसर साहब जो हैं ये अपने स्टूडेंट्स को चोरी करना सिखा रहे हैं और मतलब लिटरली ये प्रोफेसर नहीं है, मतलब किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाता है और ये स्टूडेंट्स किसी कॉलेज या डिग्री के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। ये गैंगस्टर्स हैं, ठीक है, अपराधी हैं और ये भी अपराधी है, बेसिकली चोरी करने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली किसी भी चोरी के पहले 6 महीने की प्लानिंग करते हैं और 6 महीने की प्लानिंग में ये सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो क्या करना है, ऐसा हो जाएगा तो क्या करना है, ऐसा हो जाएगा तो क्या करना है, पुलिस अंदर आ गई तो क्या करेंगे, बम फट गया तो क्या करेंगे, पैसा नहीं निकला तो क्या करेंगे, एग्जिट प्लान का क्या है। तो 6 महीने तक प्लानिंग करते हैं और फिर जाके चोरी करते हैं। कुल मिला के कहानी ये है कि बेटा आपको प्लानिंग में यही करना होता है। प्लानिंग में आपको ये हर पॉसिबिलिटी को देखना होता है कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। और जब आप फ्यूचर में प्लानिंग करने की कोशिश करते हो, द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशन, तब आप फ्यूचर के बारे में कुछ अजम्पशन बनाते हो। इन्हीं अजम्पशंस को अपन प्रीमाइसेस बोलते हैं। अजम्पशंस बेसिकली वो बेस मटेरियल है जिसके हिसाब से प्लान बनाया जाता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। ऑल मैनेजर्स इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग, कीवर्ड है नोट कर लीजिए, कीवर्ड है नोट कर लीजिए। All managers involved in planning should be familiar with and use the same assumptions. हर मैनेजर को सेम assumptions पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करते हैं सर, इसके बाद हम लोग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। देखो बेटा, एग्जांपल मैं आपको हमेशा दिया है मैंने और आप आज भी दूंगा। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए, तो आपने अपने ऑब्जेक्टिव क्या सेट किए कि सर मुझे ना 90% बोर्ड में लेके आने या 95% लेके आने। आपने प्रीमाइसिस भी डेवलप कर लिए। सर कैसे डेवलप करे कि सर मैं ना फोन नहीं चलाऊंगा सर, ठीक है। सर मैं ना टीवी देखूंगा लेकिन ज्यादा नहीं देखूंगा सर, बिग बॉस वगैरह नहीं देखूंगा। सर मैं ना मतलब फ्रेंड्स आएंगे तो घूम लूंगा लेकिन इतना नहीं घूमूंगा कि मेरी पढ़ाई हैम्पर होने लगे। कि मैं हर वो काम करूंगा, पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा, एमसीक्यू लगाऊंगा, मॉक टेस्ट लगाऊंगा, हर वो काम करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगा जिससे मेरे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकते हैं। ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि सर मैं करूंगा। अब इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए जैसे आप अभी यूट्यूब पे पढ़ रहे हो वाईटी पे, और या तो आप ऑफलाइन पढ़ लीजिए। अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हो, इन दैट केस इसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। ऑनलाइन पढ़ते हो तो कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान हैं, यानी कि कुछ प्रोस एंड कुछ कॉन्स हर चीज के होते हैं, फायदे एंड नुकसान, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले आपको यह ढूंढना है कि आप काम को किस किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपने ढूंढा कि ऑनलाइन पढ़ा जाए ऑफलाइन पढ़ा जाए। जब एक बार ऑब्जेक्टिव सेट हो जाते हैं, देखिए अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन का मतलब है कि काम को करने के अलग अलग तरीके क्या हैं। जब एक बार आपके ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं और अजम्पशंस बन जाते हैं, देन द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू एक्ट अपॉन देम। तब आप लोग उस पर काम करना शुरू करते हैं। देयर मे बी मेनी वेज टू एक्ट, कई तरीके हैं काम करने के, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के, ठीक है। अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए। द कोर्स ऑफ एक्शन व्हिच मे बी टेकन वुड बी ईदर रूटीन और इनोवेटिव। आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है हो सकता है कि वो आप डेली यूज कर रहे हो या कुछ नया भी ला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इनोवेटिव कोर्स मे बी अडॉप्टेड बाय इन्वॉल्विंग मोर पीपल एंड शेयरिंग देयर आइडियाज। जब आप इनोवेटिव कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करोगे तो उसमें आप ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करोगे और अपने आइडियाज को शेयर करोगे, ठीक है। तो ये हो जाता है बेटा आपका आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। आगे देखते हैं। इसके बाद आप हर अल्टरनेटिव, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने दो अल्टरनेटिव ढूंढे कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, मुझे ऑफलाइन पढ़ाई करनी है। इसके बाद आप हर अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करोगे, देखोगे कि यार किसके फायदे हैं और किसके नुकसान हैं, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू वेइ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव। आप हर अल्टरनेटिव के प्रोज एंड कॉन्स देखोगे, फायदे और नुकसान देखोगे, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट देखोगे, ठीक है, और उसको इवैल्यूएट करोगे इन द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड। इन फाइनेंशियल प्लान फॉर एग्जांपल द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इज वेरी कॉमन। द मोर रिस्की द इन्वेस्टमेंट द हायर द रिटर्न इट इज लाइकली टू गिव, ठीक है। जितना रिस्की सिचुएशन है उतना ही ज्यादा रिटर्न होगा और उतने ही डिटेल्ड में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अर्निंग्स की, अर्निंग पर शेयर की, इंटरेस्ट की, टैक्स की, डिविडेंड की, सारे डिसीजंस आपको एक्यूरेटली करने पड़ेंगे। पांचवा पॉइंट है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। आप अल्टरनेटिव को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करोगे। जैसे आपने कहा सर ऑनलाइन के सर फायदे ज्यादा हैं, ऑनलाइन के सर फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है, ठीक है बेटा। ऑफलाइन में फायदे कम लग रहे हैं, नुकसान ज्यादा लग रहा है। सर क्या नुकसान है?
भाई देखो, ऑफलाइन पढ़ोगे, घर से निकलोगे, कहीं जाओगे, ठीक है, किराया खर्चा करोगे, सोचोगे कि आज मुझे क्या पहनना है, मम्मी से कहोगे टिफिन पैक कराओ, ठीक है, आने जाने में समय खर्च होगा, ठीक है, उसके बाद बहुत बड़ी क्लास में बैठोगे तो वहां पे हो सकता है कोई दिक्कत हो, है ना, कभी कोई वाद विवाद हो जाए, कभी कुछ। घर पे बैठेंगे, ऑनलाइन में पढ़ाई करेंगे तो ना कहीं आना, ना कहीं जाना, नहीं ना कहीं कपड़ों की टेंशन, ना कहीं मम्मी से टिफिन पैक कराने की झंझट, ठीक है ना, खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो आपने फायदे ज्यादा देखे, नुकसान कम देखे। तो अब आपने ऑफ ऑनलाइन को सेलेक्ट कर लिया कि हाँ जी सर, अब तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ूंगा सर, अब ना मैं ऑनलाइन ही पढ़ूंगा सर। तो ठीक है, आपने एक अल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर लिया। दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, और यही रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग है। 10 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड एंड इंप्लीमेंटेड। आपको बेस्ट प्लान अडॉप्ट करना है, बेस्ट प्लान इंप्लीमेंट करना है। आइडियल प्लान कैसा होता है? आइडियल प्लान मतलब एक अच्छा प्लान कैसा होता है? जो मोस्ट फीजिबल हो, प्रॉफिटेबल हो, जिसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कम से कम। ठीक है, चलिए, और यही आपके कीवर्ड्स हैं, इतना लिख के आओगे पूरा नंबर पाओगे। ठीक है, हाँ, एक बात और, एक कीवर्ड और है कि अगर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करना है तो इन केसेस में सब्जेक्टिविटी में मैनेजर का पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे मैं मैनेजर हूं तो मेरे क्या अनुभव रहे हैं, क्या मेरा जजमेंट रहा है और क्या मेरा इंट्यूशन रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फिर आता है बच्चों इंप्लीमेंटिंग द प्लान। अब क्या होगा? अब मैं अपने एक प्लान को इंप्लीमेंट कर दूंगा, है ना, और दिस स्टेप इज कंसर्न्ड विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। मैं अपने प्लान्स को एक्शन में डाल दूंगा, ये कीवर्ड है। डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, मैं वो करूंगा जो करना चाहिए। इफ देयर इज अ प्लान, हाँ, एग्जांपल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर प्लान है कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, then more labor, more machinery will be required. This step would also involve organizing for labor and purchase of machinery. क्या कहा जा रहा है कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव है कि आप ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, आपको पता लग गया कि ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा लेबर और ज्यादा मशीन लगेगी, तो इस वाले स्टेप में आप ज्यादा लेबर और ज्यादा मशीन लेके आओगे, अपने प्लान को इंप्लीमेंट करोगे। एंड लास्ट स्टेप है फॉलो अप एक्शन। यहाँ पे आप ये चेक करोगे कि द प्लान्स आर इंप्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। ये चेक करना कि जो आपने प्लान्स बनाए हैं वो सही से शेड्यूल के अकॉर्डिंग उन पे काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, मॉनिटरिंग करना। ठीक है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। प्लानिंग, मॉनिटरिंग द प्लान इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। ठीक है बच्चों, ओके, तो भैया हमारा आ चुका है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है टाइप्स ऑफ प्लान, है ना। प्लानिंग के चैप्टर से क्वेश्चन कम आते हैं, 4 नंबर 5 नंबर में आएंगे, लेकिन छोटा चैप्टर नहीं है। और अगर देखो तो फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस बना के ना अच्छा खासा चैप्टर बन जाता है, राइट। ओके, तो अभी आ जाएंगे और बात करेंगे सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स के बारे में। ओके, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूं, आसान भाषा में एक बात समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या डिफरेंस भी है इसका। नहीं, डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, सिंगल यूज प्लान पे आ जाता है। ठीक है, इधर दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, मेरे राइट हैंड साइड पे आप लोग को सिंगल यूज प्लान दिख रहा होगा। देखिए पेज के राइट हैंड साइड पे, देखिए बड़ी आसान भाषा में पहले एक बात समझिए, एक लाइन में समझा दूंगा मैं आपको। सिंगल यूज प्लान वो प्लान होते हैं जो बनते एक बार हैं, यूज एक बार होते हैं, फिर वो प्लान बेकार हो जाते हैं क्योंकि वो प्लान किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, सिचुएशन के लिए या असाइनमेंट के लिए बनते हैं। स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होते हैं जो एक बार बनते हैं और जिनको बार बार यूज किया जाता है। बेसिकली सिंगल यूज प्लान नॉन रिकरिंग के नेचर के होते हैं, स्टैंडिंग प्लान बेसिकली रिकरिंग नेचर के होते हैं जिनको बार बार यूज किया जाए। A single use plan is developed for a one time event. Single use plan one time event के लिए डेवलप होता है। जिस कोर्स ऑफ एक्शन के लिए सिंगल यूज प्लान बन रहा है, हो सकता है कि उसको फ्यूचर में रिपीट ना करना हो। दे आर फॉर नॉन रिकरिंग सिचुएशंस। ठीक है, वो एक हफ्ते, एक महीने, एक साल के लिए बन सकते हैं। A project may sometimes be of only one day, such as organizing an event or a seminar or a conference. कभी कभी कोई प्रोजेक्ट एक दिन का होता है, जैसे कि किसी सेमिनार के बारे में ऑर्गेनाइज करना, किसी कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करना या किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, सिंगल यूज प्लान में कुछ प्लान्स हैं जैसे कि बजट, प्रोग्राम। ठीक है, ओके, है ना।
ठीक है सर, ठीक है बेटा, ये वाली हो जाती है। देखो प्रोग्राम के बारे में लिखा हुआ है, प्रोग्राम में कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग स्टेप्स प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग अप अ न्यू डिपार्टमेंट टू डील विद द अदर माइनर वर्क। प्रोग्राम का क्या मतलब है कि भाई प्रोग्राम के अंदर सारे के सारे प्रोसीजर्स लिखे होंगे, सारे के सारे काम लिखे होंगे। जैसे मान लीजिए कोई आपको नया डिपार्टमेंट खोलना है। बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड इनकम फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। बजट क्या बताता है बेटा? बजट बताता है एक स्टेटमेंट रेवेन्यू का, सेल्स का, इन सब चीजों का। अच्छा, अब आते हैं स्टैंडिंग प्लान पे। स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होते हैं जो बनते एक बार हैं और जिनको बार बार यूज किया जा सकता है। अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज डिजाइन्ड टू इंश्योर दैट इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली। ठीक है बेटा, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि जो स्टैंडिंग प्लान है ना, वो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि इंटरनल ऑपरेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के सही तरीके से चलते रहे। ठीक है, स्टैंडिंग प्लान इंक्लूड पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या करेंगे, अपन एक एक करके सारे प्लान्स को समझना शुरू करेंगे। और सारे प्लान्स शुरू होते हैं यहां से। ये देखिए, सारे प्लान्स कहां से शुरू होते हैं? वो यहां से शुरू होते हैं, ऑब्जेक्टिव से। अब बच्चों 1 मिनट का ब्रेक, थोड़ा पानी वानी पी लिया जाए और आप लोगों को उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लान 1 गो में समझाऊंगा। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, मेथड, बजट, प्रोग्राम। ठीक है, ओके तो चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू आवर टॉपिक दैट इज ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब है कैन बी सेड टू बी द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच। मैनेजमेंट आपकी कंपनी का करना क्या चाहता है? ऑब्जेक्टिव्स आर, ऊपर आ जाते हैं, वेरी बेसिक टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेसिक सी चीज है। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने होते हैं। ठीक है, देयरफॉर एन ऑब्जेक्टिव सिंपली स्टेटेड इज व्हाट यू वुड लाइक टू अचीव। ऑब्जेक्टिव का मतलब सिंपल है कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं, द एंड रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, फिर यहां पे एग्जांपल लिखा हुआ है, एग्जांपल आप लोग पढ़ लेना आराम से। An organization may have an objective of increasing sales by 10% or earning a reasonable rate of return on investment. Earn a 20% profit from business. ये सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि 10% रिटर्न मिल जाए, 20% रिटर्न मिल जाए। They are usually set by top management. Basically objectives, strategies ये सब top management बनाता है। They are of the organization and focus on broad general issues. They define the future state of affairs which the organization tries to realize. This serves as a guide for overall business planning. ठीक है बेटा, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये पूरी प्लानिंग को डिसाइड करते हैं। अब आ जाते हैं बेटा स्ट्रेटेजी पे। देखिए स्ट्रेटेजी में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेटेजी आर द ब्रॉड कॉन्टूर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस। इट विल आल्सो रिफर्स टू फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में क्या क्या करेगी, कैसे कैसे करेगी, कब कब करेगी, ठीक है, उसे हम लोग स्ट्रेटेजी कहते हैं। एक और कीवर्ड मिल जाता है यहाँ पे कि स्ट्रेटेजी को हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बोलते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि एक ऐसा प्लान जिसके अंदर सारी चीजें लिखी हो। सबसे पहले आप स्ट्रेटेजी में क्या करते हो, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हो। फिर आप क्या करते हो, अडॉप्ट करते हो पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि कैसे क्या काम होना है, और फिर आप रिसोर्सेज को एलोकेट करते हो। कुल मिला के कहानी यही है। जब भी कोई स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की जाती है तो बिजनेस इन्वायरमेंट को नजर में रखा जाता है। ठीक है, कोई भी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल चेंजेस हो रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को अफेक्ट कर सकते हैं, तो स्ट्रेटजी उसी हिसाब से बनाओ। स्ट्रेटजी में यूजुअली टेक द कोर्स ऑफ फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, कुछ बेसिक और मेजर
स्ट्रेटजी डिसीजंस हैं, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन सेम बिजनेस में कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी, है ना, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो डोमिनेंट पोजीशन मार्केट में बरकरार रख पाएगी कि नहीं रख पाएगी, ये सारे स्ट्रेटजीज हैं। नेक्स्ट है हमारा बेटा पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी बेटा जनरल स्टेटमेंट होते हैं जो हमको गाइड करते हैं और हमारी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सिंपल है, मेरी कंपनी की कोई पॉलिसी है कि भाई मेरे को 10 बजे आना है, शाम को 7 बजे जाना है, तो मैं उसी पॉलिसी पे टिका हुआ रहूंगा। सर क्यों टिका हुआ रहूंगा? क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ूंगा। पॉलिसीज प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटजी। पॉलिसी बेसिकली एक ऐसा बेस बनाती है जिससे आप अपनी स्ट्रेटजीज को इंटरप्रेट कर पाते हो, लोगों को बता पाते हो कि ये मेरी स्ट्रेटजी है और ये मेरी पॉलिसी है। आप लोगों को ये पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी ताकि आप स्ट्रेटजीज को अचीव कर पाओ। बेसिकली पॉलिसी आर गाइड्स टू मैनेजरियल एक्शन, ठीक है, एंड ठीक है, जैसे कि रिक्रूटमेंट की पॉलिसी है, प्राइसिंग की पॉलिसी है। जैसे मैं कहूं कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वही लोग काम करेंगे जिन्होंने एमबीए किया होगा और 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो ये मेरी पॉलिसी है, मैं इससे नीचे में नहीं मानूंगा। These all the policies are for all levels and department in the organization, ranging from major company policies to minor policies. ये जितनी भी पॉलिसीज हैं ये सभी के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है, समझ गए ना। पॉलिसीज डिफाइन द ब्रॉड पैरामीटर्स। पॉलिसीज वो ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं विद इन विच अ मैनेजर में फंक्शन। पॉलिसीज वो ब्रॉड पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर मैनेजर एक फंक्शन करता है। द मैनेजर may use his or her discretion to interpret and apply a policy. मैनेजर अपने बुद्धि के इस्तेमाल से डिसाइड करता है कि वो किस तरीके से पॉलिसी बनाएगा, ठीक है। चलिए आगे एग्जांपल्स वगैरह लिखे हुए हैं, अपन बढ़ते हैं प्रोसीजर पे। अब ये प्रोसीजर क्या होता है? देखो बेटा, प्रोसीजर आर रूटीन स्टेप्स। प्रोसीजर का मतलब आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड काम क्या करना है, फोर्थ काम क्या करना है। बेसिकली प्रोसीजर रूटीन स्टेप्स होते हैं टू कैरी आउट द एक्टिविटीज। दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड। डिटेल में बताया जाता है कि क्या काम कैसे होना है। They are specified in a chronological order. For example, there may be a procedure for requisitioning supplies before production. ठीक है बेटा, ऐसा हो सकता है कि किसी सप्लाई को चेक किया जाए प्रोडक्शन करने से पहले। Procedures are specified steps to be followed in a particular circumstances. They are generally meant for insiders to follow. Basically, procedures में हर प्रोसेस का एक स्टेप बताया जाता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है किसी भी काम को कंटिन्यू करने से पहले। सर आते हैं मेथड पे। मेथड क्या होता है भैया? मेथड भी सिंपल है। मेथड बेसिकली किसी भी काम को करने का सही तरीका बताता है कि हाँ भाई ये काम कैसे कैसे होना है। मेथड प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब्ड वे और मैनर इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड कंसीडरिंग द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ओके। द मेथड में वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क। हर टास्क के अपने अलग मेथड्स हो सकते हैं। जब आप एक प्रॉपर मेथड का सिलेक्शन करते हो तो उससे आपका टाइम बचता है, मनी बचता है, एफर्ट बचता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, ठीक है। फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज एट वेरियस लेवल्स फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू सुपरवाइजरी, आपका काम आता है, ठीक है, मेथड। ओके, आगे देखते हैं बेटा और बात करते हैं रूल्स की, ठीक है। रूल्स स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं जो ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट इज टू बी डन। दे डू नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी। रूल में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। रूल होते हैं नियम जो बताते हैं कि क्या करना है, यानी कि एक्शन, और क्या नहीं करना है। जैसे एक्शन क्या है कि आपको गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट पहननी है, ये एक्शन है। आपको गाड़ी चलाते समय ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, ये नॉन एक्शन है। और रूल्स में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। ये सबसे सिंपल टाइप के प्लान होते हैं क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं होता। ये तो हो गए हमारे स्टैंडिंग प्लान। अब लास्ट के 2 प्लान बचे हैं बेटा जिनका नाम है प्रोग्राम और बजट। ये दोनों स्टैंडिंग प्लान में आते हैं, तो इनके बारे में भी डिटेल में अपन समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, ओके। प्रोग्राम्स आर डिटेल्ड स्टेटमेंट। प्रोग्राम बेसिकली डिटेल्ड स्टेटमेंट है जो किसी प्रोजेक्ट के बारे में आउटलाइन बताते हैं, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, टास्क, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड द बजट टू इंप्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। प्रोग्राम के अंदर सारी चीजें होती हैं, ऑब्जेक्टिव, रूल, पॉलिसी, प्रोसीजर, ये सारी चीजें होती हैं। प्रोग्राम्स विल इंक्लूड द एंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज। प्रोग्राम के अंदर वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करनी होती है। ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसी है और ओवरऑल बिजनेस कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स भी प्रोग्राम के अंदर आती हैं,
ठीक है, ब्रॉड पॉलिसीज, माइन्यूट डिटेल्स भी प्रोग्राम के अंदर आती हैं। लास्ट हमारा बेटा टॉपिक है जो कि है बजट। बजट बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है बेसिकली कि बेटा आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो न्यूमेरिकल टर्म्स में, क्या रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इट इज अ प्लान व्हिच क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स। यहाँ पे आप क्वांटिफाई करते हो कि फ्यूचर फैक्ट्स और फिगर्स क्या होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अ सेल्स बजट में फोरकास्ट द सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन ईच एरिया। जैसे कि एग्जांपल क्या कि बेटा सेल्स बजट अलग अलग एरिया में सेल्स फोरकास्ट करेगा। बजट बनाया जा सकता है टू शो द नंबर ऑफ वर्कर्स रिकॉर्ड इन अ फैक्ट्री एट अ पीक प्रोडक्शन टाइम, कि भाई जब प्रोडक्शन अपने पीक पे होगा, जब प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगा तो कैसे कैसे काम होना है, उसके लिए भी बजट बनाया जाता है। ठीक है, बजट बेसिकली नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है कंपेयर करना एक्चुअल फिगर्स से एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को और करेक्टिव एक्शंस लेना। कुल मिला के बेटा बजट बेसिकली डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है जहां पे सारी चीजें लिखी होती हैं, राइट। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं आपको समरी बता देता हूं कि समरी में क्या क्या टॉपिक्स, प्लान्स, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया, एक बार वो भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। चलिए इसको ना अपन ऑरेंज करते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। Planning reduces risk of uncertainty. Planning reduces overlapping and wasteful activities. Planning promotes innovative ideas. Planning facilitates decision making. Planning establishes standards for controlling. Features of planning पे आते हैं। Planning focuses on achieving objective. It is a primary function of management. Planning is pervasive. Planning is continuous. Planning is futuristic. And planning involves decision making. Planning is a mental exercise. Limitations में देखते हैं। Planning leads to rigidity. Planning reduces creativity. Planning involves huge cost. Planning is a time-consuming process. Planning does not work in a dynamic environment, and planning does not guarantee success. Planning की प्रोसेस पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव को सेट करना, प्रीमाइसेस को डेवलप करना, identifying alternative courses of action, evaluating alternative courses of action. The best alternative has to be selected, then implement the plan and then follow up action. Types of plan में आते हैं objectives, strategy, policy, procedure, rule, budget, ठीक है, प्रोग्राम, और यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं तो आप लोग देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्या बताया गया है? ऑब्जेक्टिव्स आर द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन, स्ट्रेटजी, फ्यूचर डिसीजंस डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन, पॉलिसी, जनरल स्टेटमेंट एंड दैट guide thinking or channelize energy towards a particular direction. Procedures are routine steps on how to carry out activities. Rules are specific statements that tell us what is to be done. Programs are detailed statement about a project which outlines the objectives, policies, procedure, rule, task, and budget is a statement of expected results expressed in numerical terms. It is a plan which quantifies future facts and figures. ठीक है बच्चों, तो ये हो जाता है। आई होप कि बच्चा पार्टी आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन भी देख लें, प्लानिंग डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है, एक केस स्टडी भी है। विच स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस हैज बीन परफॉर्म्ड बाय मिस रजनी। पढ़ के देख ले, चलो पढ़ के देख लेते हैं। अ कंपनी वांट्स टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर फ्रॉम 10 to 25%, यानी कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि कंपनी 10 से 25% अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करना चाहती है। टू हैव अ डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, कि हाँ मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन बना ले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक। Mr. Rajani, the sales manager has been asked to prepare a proposal that will outline the options available for achieving this objective. यहाँ पे आ रहा है identifying alternative courses of action. Identifying alternative courses of action. ठीक है। Her report included the following options: entering new markets, expanding the product range offered to customers, using sales promotion techniques such as giving rebates, discounts or increasing the budget for advertisement activities. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेप फॉलो हो रहा है बच्चों, वो आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन ही फॉलो हो रहा है। रूल्स को प्लान क्यों कहा गया है? बिल्कुल कहा गया है क्योंकि रूल सिंपल प्लान होते हैं जो एक्शन और नॉन एक्शन के बारे में बताते हैं कि कैसे किसको क्या करना है। रामा स्टेशनरी मार्ट हैज मेड अ डिसीजन टू मेक ऑल द पेमेंट्स बाय ई ट्रांसफर ओनली। सारे पेमेंट ये ई ट्रांसफर से करेंगे, ये एक तरीके की पॉलिसी है और यही हमसे पूछा गया कि बताइए वो कौन सा रूल है। प्लानिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करेगा, हाँ करेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं करेगा। अगर बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो दिक्कत होगी। ठीक है,
चलिए, तो बेटा आप ये सारी चीजें, आप ये सारे क्वेश्चंस एक बार अपने तरफ से कर सकते हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो। राइट बच्चा पार्टी, तो थैंक यू सो मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आई होप कि आप सबने एंजॉय किया होगा ये सेशन, और ये जो वन शॉट की सीरीज है ये आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। राइट, तो बच्चा पार्टी अगर अच्छी लग रही हो ये सीरीज तो इसको लाइक कर दो, सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, और कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि भाई आपको जितनी भी वीडियोस हैं कॉमर्स क्लास 12th और सीयूटी कॉमर्स से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी और आपके काम आती रहेंगी। राइट, तो मिलता हूं बच्चों आपसे नेक्स्ट वन शॉट में, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग के वन शॉट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहिए कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट एंड जय